अस्सलाम वालेकुम। आज कमेंट सेक्शन में मुझसे एक दो स्टूडेंट ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा कि उस पे एक वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी कुछ स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने के लिए। जिसमें ये था कि चूँकि मेरी काफ़ी वीडियो स्वीडन के बेल्जियम के बारे में थी, तो कम ये बेसिकली पूछा गया था कि कौन सी कंट्री को चूज़ किया जाए, स्वीडन को या बेल्जियम को। तो चलते हैं इनके कंपैरेटिव एनालिसिस पे कि बेसिकली इन दो कंट्रीज़ में क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, तो उस उन चीज़ों को बेसिकली आप जहन में रख के डिसीजन ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फी स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कंट्रीज़। अगर फ़ीस के हिसाब से देखा जाए तो बेल्जियम जो है उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस मैक्सिमम 6,000 यूरो पर एनम है। और इसी के कंपैरेटिव अगर स्वीडन की बात की जाए तो यहाँ पे पर सेमेस्टर जो मिनिमम फ़ीस है अराउंड अबाउट 4,500 5,000 यूरो और 50,000 क्रोने जो मिनिमम फ़ीसेस स्टार्ट हो जाती हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से। और जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो फ़ी आपने एडवांस में पाकिस्तान से पे करनी है स्वीडन की फ़ीसेस बिफ़ोर इवन अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा, क्योंकि उसके बगैर आपका वीज़ा लग ही नहीं सकता। तो बेल्जियम में ये सीन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी अगर आपसे फ़ीस मांगती भी है तो वो बहुत मिनिमम होती हैं। जैसे सपोज़ करें अगर 5,000 यूरो है तो मैक्सिमम आपसे 200-300 यूरो का कहेंगे कि आप डिपॉज़िट करो ताकि हम आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो इतनी कोई उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फ़ी पाकिस्तान से दे के आ जाएँ। और वो फ़ी भी जो 6,000 है बेल्जियम में, उसको भी आप इंस्टॉलमेंट की बेस पे पे कर सकते हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये ऑप्शन दे देती हैं, नहीं तो उनकी डेट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये भी इशू नहीं है। अगर बेल्जियम की स्वीडन की बात की जाए तो पहले सेमेस्टर की तो आप सीधा-सीधा पाकिस्तान से पे करके उसके बाद ही वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरे सेमेस्टर की फ़ी का जो इनवॉइस यहाँ के स्टूडेंट से मैंने पूछा है, और जो एक चीज़ है मतलब अगर आप सपोज़ करें सितंबर में या एट द एंड ऑफ अगस्त यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मली नवंबर दिसंबर में इनके सेकंड सेमेस्टर की इनवॉइसेस आपके पास आ जाती हैं जो कि आपने पे करनी होती है। नहीं तो इनकी माइग्रेशन की तरफ से आपको ईमेल आ जाती हैं कि भाई आपने फ़ीसेस क्यों नहीं पे की हुई है। तो एटलीस्ट अगर आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे तो ऐसा समझ लें कि 10,000 यूरो तो अपने साइड पे रख लेने हैं फ़ीसेस के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे तो इतनी जल्दी आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि आपको जॉब मिले, क्योंकि स्वीडन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे पर्सनल नंबर होगी, आपका कार्ड वगैरह और बैंक अकाउंट, वो काफ़ी कम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू बेल्जियम। बेल्जियम में अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है तो आपको बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। आप जैसे ही अराइव करते हैं आप उनकी वेबसाइट है, न्यू कमर का फॉर्म है वो फिल करके आपको मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाता है। और नॉर्मली सिटी टू सिटी वेरी करता है, जैसे छोटी सिटीज़ हैं या छोटे कम्यून है वहाँ पे तो 2 से 3 हफ्तों में आपको कार्ड भी मिल जाता है जो कि आपको टोटल एक्सेस मार्केट की दे देता है। तो ये तो दो पर्सपेक्टिव आपके पास हो गए। तीसरा अब आते हैं सेटलमेंट की पर्सपेक्टिव की बात उस पे। तो जो बेल्जियम की मार्केट है उन लोगों ने बेसिकली कैटेगरीज़ में डिवाइड की हुई है। अगर आप जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिनको इन डिमांड लिस्ट बेसिकली इन लोगों ने नाम दिया हुआ है। तो अगर आपकी जो प्रोफ़ेशन है जैसे आईटी हो गई, मेडिकल हो गया आपका, या कुछ और प्रोफ़ेशंस हैं जैसे इंजीनियरिंग के कुछ शोबे हैं, सेल्स वगैरह हैं, तो ये बेसिकली इनकी एक नीश में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपके लिए ज़रूर रहेगा। अगर आपको उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट की जॉब मिल जाती है तो डेफ़िनेटली आपका वर्क परमिट हो जाता है। लेकिन उसकी मार्केट काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। क्योंकि बेल्जियम को अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री एज़ कम्पेयर टू स्वीडन, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ लाइक if you take the total population of Belgium, according it's around about 10 to 11 million, while the same is of Sweden as well. So in comparatively of area, Sweden is much bigger than Belgium.
और अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो स्वीडन की इंडस्ट्री मेरे हिसाब से बेल्जियम से ज़्यादा है। तीसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप ट्रैवल करते हो तो फ्यूचर में आपने प्लान किया होता है कि आप सेटलमेंट करें। तो स्वीडन में आपको अगर 13,000 यूरो क्रोने या 1300 यूरो, अराउंड अबाउट 13 to 1400 यूरो, आपको अगर कोई जॉब मिल जाती है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो आपके पेपर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हर्डल है जो कि आपको कंसल्टेंट वगैरह नहीं बताते, वो ये है कि आपने मिनिमम 30 क्रेडिट आवर्स क्लियर करने ही करने हैं, तब जाके आपका जो स्टूडेंट से है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा। तो एक चीज़ आपने जहन, अगर आपको कोई बता रहा है कि आप जाएंगे वहाँ पे आपको जॉब मिले, आप कन्वर्ट करा लोगे, तो विदाउट 30 क्रेडिट आवर इट्स नॉट पॉसिबल। ये सीन बेल्जियम में नहीं है। बेल्जियम में अगर आपको पहले दिन ही कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो आपको पेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इशू नहीं होता। लेकिन एज कम्पेयर टू बेल्जियम, स्वीडन इज़ मच मोर रिलैक्स्ड। ये चीज़ आप जहन में रख लें, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मच मोर रिलैक्स्ड, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिरी बात है उनकी प्रायोरिटी ये है कि बेल्जियम में कि उनके अपने लोगों को पहले जॉब मिले। जैसे सपोज़ करें अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों ने बेसिकली लिस्ट मेंटेन की हुई है, क्योंकि आपने ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई टाइटल देना होगा कि मैं इस कैटेगरी में जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो टोटल बेल्जियम का उनके पास विदिया भी जो उनका बेसिकली इंस्टीट्यूट है उसका सारा डेटा उनके पास आ जाता है। वो टोटली देख लेते हैं कि हमारे पास कितने अनएम्प्लॉयड हैं, जिस कैलिबर की बेस पे ये अप्लाई कर रहा है हमारे पास अपने लोग अवेलेबल हैं कि नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि वो एम्प्लॉयर को ईमेल कर लेते हैं कि भाई आप इसको छोड़ दें, ये हमारा अपना बंदा बैठा हुआ है, इसको हायर करें, हम आपको टैक्स बेनिफिट भी देंगे। तो ये इतने सख्त हैं बेल्जियम के एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। स्वीडन में मैंने ये चीज़ नहीं सुनी है। वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है, नोबडी गिव्स अ डैम शिट, सो दे कैन डेफिनेटली हायर यू एंड दे कैन इवन प्रोसेस योर वर्क परमिट, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हर्डल यही है कि आपकी यहाँ पे फंड ज़्यादा लग रहे हैं। तीसरा आ जाते हैं ब्लॉक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट या उन पर्सपेक्टिव पे। तो बेल्जियम के दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका स्पॉन्सर होना चाहिए जिसको अनेक्स 32 बोलते हैं, या फिर आपके पास 1 ईयर के फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, और आप यूनिवर्सिटी को इन एडवांस ट्रांसफ़र करते हो जिसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं, और उसी लेटर की बेस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो इन दो चीज़ों के अलावा अगर आपके पास स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की या हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की या जो कंसर्न इंस्टीट्यूट है, देन डेफिनेटली you will get a visa. But beside this, there is no option. If you are submitting your document with a bank statement, you are just wasting your time and money. So I would suggest don't apply for Belgium if you don't have these two options. Like you cannot even arrange an X32 or sponsor letter from someone. And remember, this sponsor letter must be approved and legalized by any consulate, a Belgian consulate throughout the world. So if you are suppose getting it legalized from UAE, Qatar, Saudi Arabia, USA, or anywhere in Europe, so it should be legalized from that concerned embassy in that country. उसके बाद जो ब्लॉक अकाउंट है वो तो यूनिवर्सिटी के साथ आ जाता है। स्कॉलरशिप में भी इनकी दो कैटेगरीज हैं, या तो आपकी अपनी कंट्री में किसी का होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, या फिर जो फ्लेमिश गवर्नमेंट है मास्टरमाइंड वो होना चाहिए। तो इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ना वालिद साहब का स्टेटमेंट, ना आपका अपना, ना आपके भाई का, ना किसी का भी नहीं है। भले आपके अपने अकाउंट में भी पैसे 10 साल से पड़े हों, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब आ जाते हैं इसके कंपैरेटिव में स्वीडन के लिए। तो स्वीडन जब आप फ़ी पे करते हो तो बेसिकली आपने इनको बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट शो कराने का मतलब सिर्फ शो करानी है आपने। तो इसमें एक जो मिस्टेक लोग करते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट जब आप पैसे रखवा लेते हो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो कि सिंगल पर्सन के राउंड अबाउट 22 से 23 लाख बन जाते हैं, तो उस पर आपको अगर आपकी स्टडीज़ 2 ईयर्स 1 ईयर से ज़्यादा है तो बेसिकली आपको चूँकि 1 ईयर से ज़्यादा का वीज़ा मिलता है। बाकी इनकी वेबसाइट पे एक डिटेल कैलकुलेशन लिखी हुई है, मैं इस वीडियो के कमेंट में भी वो लिख दूँगा कैलकुलेशन की बेसिकली कितना फ़ंड्स आपको चाहिए।
तो उस हिसाब से आप अपनी स्टेटमेंट में पे फ़ंड ट्रांसफ़र करें, भले वो बैंक अकाउंट 1 दिन पहले ही क्यों ना ओपन हुआ हो, इट डज़न्ट मैटर फॉर देम, बट इफ़ इट्स ओल्ड इट्स मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर ट्रस्टेबल। बट इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको अगर जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अपने वालिद से लोन लिया हुआ है, अपने भाई से लिए हुए हैं, सो यू कैन अटैच एन एक्स्ट्रा explanation letter like from where I got this fund, so that's okay for them until and unless it's justifiable. And जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसको मैं समझता हूँ कि कई लोग प्लान करके आ रहे होते हैं, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं और आप उन्हीं के साथ ही ट्रैवल करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट के टाइम पे बेल्जियम का कोई रीयूनिफिकेशन या कोई पार्टनर वीज़ा नहीं है। आप वहाँ पे ट्रैवल कर भी लें, अगर आपकी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जॉब नहीं है, भले आप उनको डबल ब्लॉक अकाउंट क्यों ना खुलवा के दें, आपका वीज़ा नहीं लगना है। मतलब आपके पार्टनर का वीज़ा नहीं लगना है। आपको वीज़ा दे देंगे लेकिन आपके पार्टनर या आपके बच्चों को नहीं देंगे until and unless you are enrolled into a PhD program, either that's funded by Higher Education Commission or from the university or from any other company or organization. So in this scenario it's okay. If this is not the scenario, then don't apply for Belgium. You are basically wasting your money, time and efforts. उनके फैमिली को वो लोग स्टूडेंट के दरमियान वीज़ा नहीं देते until and unless you change your status from student to either employee or a business owner, and that is not that much easy. You have to keep that in mind as well. तो इसी पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं स्वीडन पे। तो अगर आप अप्लाई करते हो, आप हो, आपकी मिसेज़ है, आपके बच्चे हैं, तो इफ़ यू आर ग्रांटेड योर रेजिडेंस परमिट और वीज़ा, at the same time they will get it as well. And the funds requirement, it increases. Like suppose if you are a family member of 3, you need to show them statement according to that. Second जो एक बेस्ट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि सपोज़ करें अगर आप हस्बैंड वाइफ है, ट्रैवल कर रहे हैं और आप दोनों ने पढ़ना है, तो आप अप्लाई करें। फ़ीस सिर्फ एक ने पे करनी है, दूसरे के लिए एडमिशन और ये सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। मतलब उनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है, ना आपके बच्चों को फ़ीस पे करनी पड़ती है। आप अगर फ़ीस पेइंग स्टूडेंट हैं या आपका स्टेटस उसके बाद वर्क पे चेंज हो जाता है या बिज़नेस आप यहाँ पे शुरू कर देते हो, तो वो आपको तब भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है। इफ़ लाइक वन मेंबर शुड बी पेइंग फ़ी और दे शुड बी वर्किंग, तो ये मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन है। और एट द सेम टाइम लाइक यू विल बी ट्रैवलिंग विद योर फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली। जो उसके बाद पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वीज़ा रेशो कैसा है। तो वीज़ा रेशो के बारे में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और आपने उन डॉक्यूमेंटेशन में कोई ब्लंडर नहीं मारा है, तो कोई भी कंट्री आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करती until and unless you make a mistake and you like by that mistake the officer who is going to decide on your application, he or she thinks that okay, you are not coming back or you will make problems over there. तो मेरे हिसाब से जो आप मोटिवेशन लेटर लगाते हो वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने के लिए, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं और आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं, तो कोई भी कंट्री आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, जो रेशो के हिसाब से है बेल्जियम, जैसे आपका ब्लॉक अकाउंट है, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, मोर देन 100% आपका वीज़ा कंफर्म है। आपका अनेक्स 32 अगर एक अच्छे स्पॉन्सर से लीगलाइज्ड है, तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है। इशू नहीं करते, क्योंकि अगर इशू करते हैं तो आप इस बेस पे जा सकते हो कि भाई आपने फिर लीगलाइज क्यों किया था मेरे लिए। स्वीडन का सेम यही सीन है। अगर आपके पास फ़ंड पड़ा हुआ है और आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ explanation letter, and with that explanation letter if they are satisfied they will not have an objection over that. तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप कि मैंने मतलब इनको क्लियर किया। लेकिन अब एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गया था, जॉब मार्केट की जहाँ तक बात की जाए, तो स्टार्ट में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। मेरे हिसाब से अगर आप बेल्जियम में जाते हैं तो और जॉब ज़्यादा इजी हैं एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। उसके बाद स्वीडन में एक जो इशू है वो ये है कि आपको पहले 3, 4, 5 महीने डॉक्यूमेंटेशन में लग जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने साथ कम से कम 5 से 6 महीने का फ़ंड साथ लेके आएँ, तो आपको ये एज देंगे कि आपको ये टेंशन नहीं पड़ी होगी कि मैंने अगली फ़ीस देनी है या मैंने अपने फ़ंड्स कैसे मैनेज करने हैं।
क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ देखी हैं जो स्वीडन ट्रैवल करती हैं और उसके बाद डायरेक्ट स्टडीज़ को छोड़ के या तो स्पेन, पुर्तगाल या इन कंट्रीज़ में जाके ज़लील ख्वार हो रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर प्लान करें और चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करने के उसमें हैं कंडीशन में हैं तो बेटर आप इसको प्लान करें और उसी हिसाब से अपनी चीज़ें अरेंज करें। और दोनों कंट्रीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो फैमिलीज़ के लिए है उसको मैं स्वीडन प्रेफर करता हूँ इफ़ यू अनटिल एंड अनलेस यू आर कमिंग फॉर पीएचडी। और बाकी हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो मैंने कुछ चीज़ें मतलब रियलिस्टिक तौर पे आप लोगों के लिए रखी है जो मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इन दोनों कंट्रीज़ का, ताकि आप लोग बेटर डिसीजन ले सकें। आई होप आई हैड क्लेरिफाइड ऑल द क्वेश्चंस यू हैड इट इन माइंड। So in my upcoming videos, I'm going to focus on Sweden admission process, like how you have to choose your university, which city you are going to focus, what is the fee structure, how you are going to find a job over here. And please don't go to any consultant for Sweden. You don't need that. If you are educated, well educated, or you have a knowledge, you don't need to. I will suggest, and in my upcoming videos I will also focus on the application process as well. You will definitely get your admission by yourself, and you can do the visa process by yourself as well. So I wish you best of luck, and do like and subscribe and comment if you still have any questions regarding both countries. Definitely it will be a pleasure for me to answer that. Allah Hafiz.